एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से ये जो विचारों का महाउत्सव हो रहा है और कारण है कि हम महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब की संयुक्त जयंती मना रहे हैं। और आज के इस कोरोना के समय में चलते और इंटरनेट के एज में यह बहुत संभव है कि हम हमारा जो जयंती है यह एक इसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप इस तकनीक के द्वारा दे सकते हैं। तो मैं सभी को इस दो अपने जो राष्ट्र पुरुष है, महापुरुष है, इनके जयंती के उपलक्ष्य में लाख लाख शुभेच्छाएं दूंगा। और मुझे जिस विषय के बारे में बोला गया है वक्तव्य करने के लिए, वह विषय है फुले आम्बेडकर का राष्ट्र संबंधी दर्शन। तो हम सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी के बारे में जानेंगे और फिर बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो जीवन पट है और उससे हमें क्या राष्ट्र संबंधी दर्शन मिलता है उसकी जानकारी लेंगे। तो जब हम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं तो पहला ही शब्द आता है कि राष्ट्रपिता। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र संबंधी दर्शन की। तो हम जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो ये बहुत एक असाधारण सा प्रश्न शायद हमारे जो मूल निवासी भाई बहन हैं उनके दिमाग में आता होगा कि भाई इतिहास में तो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो ब्रिटिशों के खिलाफ में जो राजनीतिक लड़ाई थी, जो लड़ाई जो जब भारत देश था, इसका जो भूखंड था वो ब्रिटिशों के गुलामी में था, ब्रिटिशों के अधीन था, उसे प्राप्त करने के लिए जो राजकीय नेतृत्व की लड़ाई हुई वो गांधी जी के नेतृत्व में हुई। और इसीलिए यह राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और इसलिए उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। मगर यही जो महात्मा गांधी थे, यह महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में बोलते थे कि ज्योतिबा फुले ये महात्माओं के महात्मा है। ये हमने समझ लेना चाहिए कि वैसा क्यों बोलते थे, क्योंकि और हम फिर उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो थी सिर्फ जमीन, एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेने वाली लड़ाई जिसको हम स्वतंत्र की लड़ाई बोलते हैं। मगर दूसरी जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो इस देश के भीतर ही लड़ी जा रही थी। और वो लड़ाई थी कि इस देश के अंदर में जब हम राष्ट्र शब्द का जिक्र करते हैं तो राष्ट्र का अर्थ ऐसा होता है कि सभी जो देशवासी है उन लोगों में बंधुभाव होना, उनमें एक भाव होना, एक भाव नहीं तो बंधुभाव होना, अगर वो अलग अलग विविधता से भी आते हैं। क्योंकि किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्र में विविधता नहीं होती है, विविधता हर राष्ट्र में होती है। मगर वो जो विविधता रखने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के प्रति बंधुभाव रखते हैं और वहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है। मगर हम जब महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जीवन को देखते हैं तो एक बहुत रोचक कहानी हम स्कूल के दिनों से हमें बताई जाती है। पाठ्यक्रम में शायद नहीं थी, मगर कभी कभी कुछ शिक्षक हमें बताते हैं कि महात्मा या किताबों में दर्ज हुई है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। तो उनको ट्रेन से बाहर क्यों निकाल दिया गया? वो उन्होंने व्हाइट लोग जहाँ बैठते थे वहाँ का टिकट खरीद का वो डब्बे में गए थे, मगर फिर भी उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि ब्रिटिश सोचते थे कि अगर ये टिकट खरीद के भी अगर आए हैं फिर भी हमारे साथ बैठ नहीं सकते, ये हम इनके जमीन के हमारे स्वामी हैं
और ये गुलाम है, और गुलामों को जो जिनका स्वामित्व रहता है वो लोग अपने साथ नहीं बैठाते, इसलिए उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था दक्षिण अफ्रीका में। और उसी से अपमानित होकर गांधी ने फिर स्वतंत्रता की, जो राजकीय स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की। लेकिन यही प्रसंग जो हम में से छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, वो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का, जो कि अभ्यासक्रम में हमको बचपन से बताना चाहिए। वो यह कि ज्योतिबा फुले साहब को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने शादी के लिए बुलाया, और जब वो शादी में गए और घोड़ा बग्गी को हाथ लगा के चल रहे थे, तो उस समय वहाँ जो उपस्थित ब्राह्मण वृंद थे, उन्होंने कहा ये किसका लड़का है। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये माली समाज का लड़का है, और माली ये जो जाति है ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में आती है, तो ये शूद्र का लड़का हमारे साथ बराबरी से कैसा चल रहा है, और इसलिए उनको भी उस बारात से बाहर निकाल दिया गया था। यह भी एक कहानी, या यह जो सच्चाई है, यह भी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बच्चों को बतानी चाहिए। मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चों में एक दूसरे के बारे में कोई वयोमनस्य निर्माण हो, मैं इसलिए वो बताना चाहूँगा कि बच्चों में ये सामंजस्य निर्माण हो। आज हम देखते हैं कि जब भी कभी आरक्षण की बात आती है आज के स्वतंत्र भारत में, तो कई अगड़े जाति के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि किस लिए चाहिए आरक्षण, ऐसा क्या हुआ था कि इन लोगों को आरक्षण चाहिए, या ओबीसी लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को। तो अगर उनको ये इतिहास मालूम कर दिया तो ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो यह जब अपमान बारात से निकालने का फुले साहब का हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि इसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसी समय एक थॉमस पेन थे, उनका राइट ऑफ मैन, ये भी किताब फिर उन्होंने उसके बाद पढ़ा जब उनकी विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उन्होंने ये पाया कि यह देश के अंदर में सदियों से चली आती हुई वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था के भीतर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यह शूद्र वर्ण में जो हम आते हैं, उस शूद्र वर्ण में भी जाति व्यवस्था है। सभी वर्णों में जाति व्यवस्था है, मगर शूद्रों का लोक संख्या जो बहुत बड़ी है इस देश के अंदर में, मतलब वो इस देश के मूल निवासी है, तो उनमें जाति व्यवस्था है। और यह जाति व्यवस्था इस तरह की है कि हर एक जात अपने आप को दूसरे जात से बड़ी मानती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो भी किसी जाति से नीचे है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बाद में इसको बहुत एक साइंटिफिक नाम दिया, क्रमिक विषमता या ग्रेडेड इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी की सिस्टम थी कि जिसके तहत हर कुनबी ये समझता कि मैं माली से ऊपर हूँ, माली समझता मैं तेली से ऊपर हूँ, तेली समझता मैं धनगर से ऊपर हूँ, धनगर समझता मैं मातंग से ऊपर हूँ, मातंग समझता मैं ढोर से ऊपर हूँ। मगर ढोर ने समझना चाहिए कि मातंग मेरे ऊपर कैसा, फिर ये तेली मेरे ऊपर कैसा, फिर ये माली मेरे ऊपर कैसा, फिर कुनबी मेरे ऊपर कैसा। और ये इसको अगर पूरी तरह से हम देखे जाए तो इस जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो ये कैसा किसी एक ही, और यह जो अगर इसका कुछ लोग ये डिफेंस देते हैं कि शायद लोग जो अपना काम करते हैं वही काम करते रहे होंगे, और उसीलिए उनको वो जो काम करते हैं वो काम के तहत जातियाँ बनी होंगी, ऐसा कोई जाति व्यवस्था का कोई लोग डिफेंस करते हैं। और कहते हैं कि भाई तेली का काम करता है इसलिए तेली, माली का काम करता है इसलिए माली, सुतार का काम करता है इसलिए सुतार। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई भी आदमी जो है जन्म से आज़ाद है और उसे जो चाहिए वो करने की आज़ादी होनी चाहिए। मगर इस व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था में था कि सुतार का अगर बच्चा है तो उसको सुतार का ही काम करना पड़ता था, लोहार का बच्चा है तो उसको लोहार का ही काम करना पड़ता था। मतलब क्या था कि लोग जातियों के अंदर में बंदिस्त हो गए थे, और वो बंदिस्त लोग जो है एक दूसरे के ऊपर में थे। जिसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मैं रेफरेंस बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से और एग्जाम्पल के तहत इस सिस्टम को समझा है। तो बाबा साहब कहते थे कि भाई यह जो जातीय संरचना है ये एक इस तरह का इमला है, यह एक ऐसी बिल्डिंग है
इसके कई माले हैं और जो आदमी जिस माले में जन्म लेता है या जिस फ्लोर पे जन्म लेता है वही उसको मरना होता है। अगर वो कितना भी गुणवान हो तो भी वो ऊपर के माले में नहीं जा सकता, और अगर वो चरित्रहीन हो तो भी उसे नीचे ढकेला नहीं जा सकता। मतलब यह ऐसी व्यवस्था है, यह ऐसी बिल्डिंग है कि जिसमें माले तो है मगर स्टेयरकेस नहीं है। इसलिए आदमी का कितना भी चाहने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि वर्ण व्यवस्था ने ये कहा था कि भाई जो वर्ण एक दूसरे के नीचे रखे, जैसे ब्राह्मण ये शिक्षण लेगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा या वैश्य उद्योग व्यापार करेगा, तो ये अधिकार उन वर्णों को ही है। तो जो माली है या जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, या आज के भाषा में हम उसको डिफाइन करना जाए भारतीय संविधान के तहत, तो जो शब्द है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और सर्वसाधारण हम लोग उसे ओबीसी करके जानते हैं। तो यह लोगों को शिक्षण का अधिकार नहीं था। अब जब उसको वो जिस जात में पैदा आया वहां उसके अगर अधिकार ही अगर फिक्स कर दे कि ये अधिकारों के ऊपर वो जा ही नहीं सकता, तो आदमी कैसे उन्नति कर सकता। इसलिए बाबा साहब ने कहा, और जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में उसको मरना पड़ता था। तो आज हम यह बात करते करते मैं संविधान के इस मुद्दे पर आ जाता हूँ कि भारत की संविधान का जो आर्टिकल 19 है, जिसमें हमें 6 प्रकार की आजादी दी है। मतलब यह स्टार्ट होता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने थॉमस पेन का राइट ऑफ मैन, ये जो किताब पढ़ा, और फिर महात्मा फुले ने उस समय जो किताब लिखा, वो किताब जो अति फेमस किताब था वो है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी किताब जो है उसमें उन्होंने उस गुलामगिरी का जिक्र किया है कि हम, हालांकि उस समय ब्रिटिश लोग राज्य करते थे, मगर उन्होंने बोला कि ब्रिटिशों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, ब्रिटिश शाही के खिलाफ की गुलामगिरी उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि ब्राह्मण शाही के खिलाफ की गुलामगिरी उन्होंने लिखी कि ब्राह्मण शाही जो है ये ब्रिटिश शाही से भी खतरनाक है और ये मेरी लड़ाई है और यहाँ मुझे लोगों को आजादी दिलवानी है। तो उनकी लड़ाई जो थी वो सामाजिक स्वातंत्र की लड़ाई थी। ये बात हमने समझ लेना चाहिए। सब लोगों को एक स्तर पर लाने की लड़ाई थी, और उसके लिए फिर जब उन्होंने उसका अभ्यास किया तो उन्हें ये ख्याल में आया कि ये आज ब्रिटिशों का काल है और ये ब्रिटिश लोग, ये जो इनका काफी अच्छी तरह से इनमें ह्यूमैनिटी है, और यूरोप के अंदर में बहुत अच्छे कायदे उस समय आए थे। तो उन लोगों ने, उनकी मिशनरीज के द्वारा वो शिक्षण का प्रसार हो रहा था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में विश्राम बाग पुणे में सबसे पहले एक लड़कियों के लिए स्कूल निकाली। अब लड़कियों के लिए निकाली, यहाँ भी मैं बताता हूँ कि उन्होंने तब तक ये मालूम कर लिया था कि इस देश के अंदर में राष्ट्र कहना तो फिर सब लोग समान होने चाहिए, मगर उन्होंने देखा कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में यहाँ 2 चीजें हैं जो चीजें खत्म किए सिवा हम राष्ट्र बन ही नहीं सकते, और एक है जातीय विषमता और दूसरी है स्त्री पुरुष विषमता। इसलिए अगर और पिछड़े जाति की अगर स्त्री हो तो वो जातीय विषमता की शिकार है, और वो पिछड़ी जाति की है और वो स्त्री है, तो स्त्री करके भी मतलब डबल गुलाम है। तो डबल गुलामी में जो है उन लड़कियों के लिए उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोली और शिक्षण की शुरुआत की। आज दिखने के लिए वो 1848 में उनकी जो स्कूल थी वो मात्र 6 बच्चियों की थी, मगर जब हम कहीं गांव देहात जाते हैं तो और बहुत बड़ा वृक्ष देखते हैं, वट वृक्ष देखते हैं, तो वो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50-60 साल वाले, वो बोलते हैं कि मैं ये झाड़ को जब छोटा था तब से देख रहा हूँ। तो वो जो झाड़ होता है ना, उसका जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटे बीज से ही एक बहुत बड़ा वट वृक्ष निर्माण होता है। आज भारत की तमाम जो स्त्रियां हैं, या आज भारत में इंदिरा गांधी जैसी एक महिला भारत की प्रधानमंत्री बनी, प्रतिभा ताई पाटिल जैसी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनी, शब्द अभी भी पुरुषवाचक है राष्ट्रपति, लेकिन इसलिए मैं उसको
इंग्लिश में कहूँगा ज़्यादा अच्छा, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक महिला बनी। तो वो जो 1848 में जो बीज महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बोया था, उस वट वृक्ष के ये लगे हुए फल है, ये बात हमने समझ लेना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो वट वृक्ष जो आज हमें दिख रहा है, यह वृक्ष के बीज तक बहुत से लोग जाने को तैयार नहीं है। आज 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 इस देश के अंदर में आज की पूरी देश की 50% महिलाएं, किसी भी जाति की हो, ब्राह्मण हो, मराठा हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सभी महिलाओं ने जान लेना चाहिए कि उनका आज जिस भी पोजीशन पे वो आई है, उसका बीज जो था वो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने निर्माण की हुई स्कूल थी। और फिर उन्होंने जो गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, फिर उन्होंने सत्य शोधक समाज की निर्मित की। फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा विषयता है इस हिंदू धर्म के अंदर में, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक धर्म नाम का एक और उसकी नीतियां क्या होनी चाहिए इसके ऊपर भी किताब लिखा। और उसमें उन्होंने वही लिखा कि हर एक आदमी बराबर है, हर आदमी को समान दर्जा मिलना चाहिए, हर आदमी एक दूसरे के बंधुभाव प्राप्त करना चाहिए। और फिर अगर यह जो है इस देश में जो विषमता है, उस विषमता को ये कैसे इतने हजारों साल तक बरकरार रही, इसके लिए उन्होंने जब एक रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इस देश के अंदर में जो आर्यभट्ट आए, उन आर्यभट्ट लोग जो आए तो वो घोड़े से आए, वो लोग धनुष्य बाण लेके आए। और उन्होंने यहाँ के जो अनार्य थे, जो द्रविड़ थे, ये लोग शांति प्रिय थे, इसलिए ये टेक्नोलॉजी में इस तरह का या वो शांति से रहते तो उन्हें शायद लगा नहीं कि कोई युद्ध के लिए घोड़ों का इस्तेमाल या धनुष्यबाण का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी के लिए संख्या में अफाट थे, मगर फिर भी वो टेक्नोलॉजी में कम रहने से उन लोगों के ऊपर में आर्यभट्टों ने अपनी सत्ता प्रस्थापित की। ऐसा एक बात संशोधन के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा फुले कहते हैं। और फिर कहते हैं कि ये लोग अभी भी अपनी सत्ता वैसी ही बनाए रखना चाहते हैं, और फिर ये सत्ता अगर सब लोगों को बराबरी में आने के लिए लाना है तो एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ने की कोई नीति भी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने बोला कि भाई ब्रिटिशों को 1842 से बोला चले जाओ, ब्रिटिशों देश छोड़ के चले जाओ, तो उन्होंने देखा कि भाई हम जो यहाँ रहने वाले भारतीय लोग ये गुलाम है और ब्रिटिश हमारे मालक है। तो जो मालक होता है उसको बोला जाता है कि तुम चले जाओ उसके खिलाफ, क्योंकि तुमको ये तो मालूम चाहिए ना तुमको गुलाम किसने बना के रखा है। तो यह बात के लिए जो रणनीति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दी वो थी शेठजी भटजी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र। उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था के जो शेठजी भटजी लोग हैं उसके खिलाफ पे इस देश के शूद्रों और अतिशूद्रों ने एक हो जाना चाहिए। और वो इतनी संख्या, अफाट संख्या में है, अगर वो एक हो जाएंगे तो ये शेठजी भटजी का कुछ भी नहीं चलेगा और ये लड़ाई जीती जा सकती। तो आज यह जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दी, वो लड़ाई आज भी इनकम्प्लीट है और इसलिए ये लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। ये बात हमने समझ लेना चाहिए। और वह राष्ट्र जिसमें पूरी तरह से जो हमारे भारतीय संविधान ने अभिप्रेत किया है, भारतीय संविधान के आपको मालूम है कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जो बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु भी मानते थे। तो उन्होंने भारत का जो संविधान लिखा, वो संविधान भी उन्होंने शुरुआती किया वी द पीपल, और कहा कि हमें इस देश के अंदर में स्वातंत्र, समता, बंधुभाव, क्योंकि जो लड़ाई है कि भाई ब्रिटिशों को भाग जाओ जो गांधी ने बोला, वो तो आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अलग अलग जो देश के ऊपर हमारे भारत देश में जो आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद जो लोग यही आके स्थायी हो गए वो आज हमारे नागरिक हैं। ये बात हम मान के चलते हैं। तो जब वो स्थायी हो गए हैं, इसलिए वो सभी लोगों के मन में ये भावना
ये शब्द निर्माण करता है कि वी द पीपल, भारतीय राज्य घटना की जो संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल, यानी हम सब लोग, ब्राह्मण हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, वैश्य हो, अग्रवाल हो, या एससी हो, ओबीसी हो, वो कहते हैं कि वी द पीपल, हम सब लोगों को इस देश के अंदर में स्वातंत्र, समता, बंधुभाव निर्माण करना है। और समता भी निर्माण करनी है, तो समता भी किस तरह की निर्माण करनी है? हमें सामाजिक समता निर्माण करनी है, हमें राजकीय समता निर्माण करनी है, और हमें आर्थिक समता निर्माण करनी है। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रीएम्बल में लिखी, और इसीलिए बाबा साहब ने वो जो संविधान है उसको 395 आर्टिकल्स में लिखी। और यह बात हमने समझ लेनी चाहिए कि जो बात राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बोली, शेठजी भट्ट जी, वही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बाद में बोलते हैं कि इस देश के दो प्रमुख शत्रु है, वो है ब्राह्मणशाही, ब्राह्मणवाद और भांडवलवाद। तो ये बात समझनी चाहिए। और फिर हम आते हैं भारत को 26 जनवरी 1950 में हमें संविधान लागू होता है, और यह संविधान लिखने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन रात मेहनत करके बाबा साहब और उनकी टीम ने मिलके भारत का संविधान लिखा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मगर वो जो चीज लिखते थे उस चीज के ऊपर में जो भारत की संविधान सभा थी, वो संविधान सभा में बहस होती थी। जैसे आज हम लोकसभा में बहस करते हैं, उस समय जो 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान सभा थी, वही 26 जनवरी 1950 को क्या हो गई? भारत की लोकसभा बन गई, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे, चुनाव तो बाद में 51-52 में हुए, है ना। तो वही जो संविधान सभा थी वही लोकसभा हुई, और उस लोकसभा होने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये देश के पहले कानून मंत्री बने, क्योंकि भारतीय संविधान लिखने का एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था। यह जो हिंदू समाज है, जो बहुसंख्यक के इस देश के अंदर में है, इसमें लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलते, तो ये हक और अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। और जो मुख्य भारत का संविधान है, उस संविधान में बाबा साहब ने कलम 14, कलम 15, कलम 16 के तहत, कलम 14 के तहत कहा कि इस देश के अंदर में अभी सभी लोगों के लिए कानून समान है, सब लोग कानून के सामने समान है, और सभी लोगों को कानून का समान प्रोटेक्शन मिलेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कलम 15 में भारत का संविधान लिखता है, तो उसमें बोलता है कि अभी इसके बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जात, आपका धर्म, आपका पंथ, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप भारत में कहाँ पैदा हुए हो, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पे अभी ये देश के अंदर में भेदभाव नहीं हो सकता। यह बात भारत के संविधान में लिखी, और भारत के संविधान के कलम 15 में यह होते हुए, क्योंकि जो 2 विशेष वर्ग जो आइडेंटिफाई किए गए कि जो पीछे रह गए, उन्हें भी अभी मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी था, और इसलिए आर्टिकल 15(3) में महिलाओं को और बच्चों को विशेषाधिकार दिए गए। तो खास करके महिलाओं को जो विशेषाधिकार दिए, उसी के तहत हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी जो नौकरियां है या जो शिक्षण संस्थाएं है, वहाँ 30% महिलाओं को रिजर्वेशन घोषित किया है, और महिलाओं का एम्पावरमेंट करने के लिए भारत सरकार ने वुमेन्स कमीशन बनाया है। उसकी जो चेयरमैन और मेंबर्स ये वुमेन्स होती है, और कहीं भी दूर दराज में कहीं भी अगर कोई स्त्री के ऊपर में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो वो जो वुमेन कमीशन है वो उसको कॉग्निजेंस लेता है और इमीडिएटली कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं। वैसे ही आर्टिकल 15(4) में ये देश के जो शेड्यूल ट्राइब
और ओबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान रखा है। इस स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको शिक्षण में आरक्षण मिलता है। इवन ये जो हम मुंबई में जो माड़ा और सिडको के घर देखते हैं उसमें जो SC/ST का रिजर्वेशन रहता है वो भी इस आर्टिकल 15(4) के तहत मिलता है। और फिर आर्टिकल 15(5) आया, क्योंकि आपको मालूम है PA इनामदार की केस, उस केस में बोला था कि भाई ये जो हम लोग जो शिक्षण देते हैं तो वो हम पैसा कमाने के लिए देते हैं, तो हम क्यों रिजर्वेशन दें। मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और बाद में भारत में आर्टिकल 15(5) आया और उसके तहत आज हम देखते हैं कि अगर एडेड हो या अनएडेड हो, गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड हो, सभी शिक्षण संस्थाओं में आपको SC/ST OBC को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये बात आई। सबसे पहला जो संविधान जो संशोधन हुआ था वो आर्टिकल 15(4) हुआ था। ये बात हमने ख्याल में रखनी चाहिए। ये संविधान आर्टिकल, और उस समय बाबा साहब कायदा मंत्री थे और वही संविधान सभा चल रही थी, तो वो जो प्रावधान है वो ये प्रावधान है कि आर्टिकल 15(4) के तहत ये जो मैं बोला सिडको और माड़ा और शिक्षण संस्थाओं में और जहां भी हो सके बराबर लाने के लिए ये SC/ST OBC लोगों को हक और अधिकार दिया जाए। यह आर्टिकल 15(4) है। फिर आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट अपॉइंट पोस्ट की बात आती है, उसमें बोला गया कि इनका एम्पावरमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 16(4) में बोला है कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और दोज हु डू नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इसका अगर हम संबंध लगाने जाए तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस समय 1883 में जो हंटर कमीशन आया था उस कमीशन में कहा था, और अभी कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उस शिक्षण संस्थाओं के अंदर में जो शूद्र अतिशूद्र जाति के जो शिक्षक हैं उन्हें अपॉइंट किया जाए। ये एक प्रकार का रिजर्वेशन की उन्होंने बात की थी। तो फिर भारत के संविधान को अगर हम समझेंगे तो आज ये संविधान है, और मैं आपको बोला कि आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 तरह के फ्रीडम्स दिए। ये फ्रीडम्स हमको नहीं थे, हम लोगों पे सख्तबंदियां लगाई गई थी। ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश का ये जो मूल निवासी बहुजन है ये अगर इकट्ठा हो जाए तो इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म कर देगा। तो इसलिए उनपे सख्तबंदियां कौन सी थी? उनपे सख्तबंदियां ये थी कि उन्हें जो रोटी बंदी थी, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के घर का खाना नहीं खा सकता था। उनको बेटी बंदी थी, मतलब एक आदमी दूसरे जात के आदमी के यहाँ अपनी लड़की ब्याह नहीं सकता। और आज भी हम यह प्रथा, जबकि हमको आज डेमोक्रेटिकली अलाउड है, एक समय ऐसा था कि अगर एक हिंदू जाति का आदमी अगर दूसरे हिंदू जाति के लड़का लड़की के साथ शादी करता है तो वो क्राइम मान के उनको हैंग कर दिया जाता था, बहिष्कृत किया जाता था। मगर बाबा साहब ने जो हिंदू कोड भी लिखा उसके तहत कोई भी हिंदू अभी एक दूसरे की जातियों में शादी कर सकता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो नॉट ओनली विद इन हिंदू बट आप क्रिश्चियन, मुस्लिम, इस अन्य जातियों के भी लड़के लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन वो जो बंदी थी वो बंदी भारत के संविधान ने हटाई, बेटी बंदी। फिर बाद में हमको वस्ती बंदी थी, तो मतलब एक आदमी जो है जिस एरिया में रहता वही, तो इसलिए हम अभी भी अगर कभी गांव देहातों में गए तो हमको दिखता है वहाँ कि कहीं चांबार वाड़ा है, कहाँ तेलीपुरा है, कहाँ सुतारवाड़ा है। तो ये जो नाम आते हैं, इवन मराठा लोग ज्यादातर रहते थे इसलिए उसको मराठवाड़ा बोला जाता। तो जातियों को बंदिस्त करके रखा था कि आप जिस जाति के उसी जगह ही आपको रहना पड़ेगा। मगर आज भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आपको जो 6 स्वातंत्र दिए हैं उसमें आपको भारत भर में आप कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी सेटल हो सकते हैं। ऐसे मेरे कई पहचान के लोग हैं जो बिहार और यूपी से आए हैं और महाराष्ट्र में रह रहे हैं। कई मेरे साउथ इंडिया के फ्रेंड्स हैं, कई मेरे बंगाली दोस्त हैं जो महाराष्ट्र में आके रह रहे हैं, और ऐसे नहीं महाराष्ट्र के भी लोग बंगाल में और बिहार में गए हुए। तो यह तक हमें स्वातंत्र नहीं था, हमें बस्ती बंदी थी, फिर हमें व्यवसाय बंदी थी। वैसे कि भाई सुतार है तो सुतार का ही काम करेंगे, लोहार है तो लोहार का ही काम करेंगे। जो 6 स्वातंत्र हमें मिले आर्टिकल 19 के तहत उसमें उसको हटा दिया। अब बोला कि एनीबॉडी कैन फ्रीली डू एनी बिजनेस, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड। अब आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं।
नहीं तो ये व्यवसाय बंदी हम पे लगी हुई थी। इससे हमें भारत के संविधान ने आजादी। आज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, आज हर जाति जमाती में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हम देख सकते हैं। अभी कोई अपनी जात से रिलेटेड ही काम कर रहा है, मगर फिर भी आज हमारे देश में हम देखते हैं कि ये खास करके मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि जब हम ये जो गटर साफ करने वाले, क्लीनिंग करने वाले जो लोग दिखते हैं, उसमें हमारे ही ज्यादातर SC ST OBC के भाई लोग दिखते हैं। तो आज भी हम सेग्रीगेट वहाँ क्यों हो रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं और हमें जो अपॉर्चुनिटी जिस ढंग से मिलना चाहिए थी उस ढंग से मिली नहीं है। तो यह भी एक बंदी थी। तो इस तरह से यह 7 बंदियां हैं। तो मैंने आपको ये कुछ बंदियां बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवसाय के तहत अभी तुम दूसरा कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान से दी हुई ही देन है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान, ये हमारे इस देश के 90-95% जो मूल निवासी लोग हैं उनके स्वातंत्र का जाहिरनामा है। इस संविधान ने हमें सामाजिक न्याय का तत्व दिया है कि सबके साथ न्याय। सामाजिक न्याय मतलब क्या है कि हमारे साथ सामाजिक अन्याय हुआ है और अन्याय हुआ है इसलिए हमारे साथ सामाजिक न्याय होगा। यह जो सामाजिक न्याय है यह बाकी न्याय से अलग है। मैंने मुख्यमंत्री करके एक जो नाटक लिखा है उसमें एक प्राध्यापक को विद्यार्थी पूछता है कि सर सामाजिक न्याय क्या? तो वो प्राध्यापक अपने विद्यार्थी को बोलता है कि अगर एक समय एक आदमी बहुत खाया पिया मोटा और एक दुबला पतला और 4 दिन से भूखा है, ऐसा अगर एक जगह लपकते हैं और वहां देखते कि जो चीज उन्हें मिली उसमें 4 रोटियां हैं, तो उन्होंने कैसी बांट लेनी चाहिए? तो वो विद्यार्थी कहता है कि 2-2 बांट लो। तो प्राध्यापक कहता है कि इसे बोलते हैं न्याय। तो प्राध्यापक कहता है कि जो कई दिनों से खाया नहीं उसे 3 रोटियां देना, और जिसको जो खा पी के मजबूत है, उसका पेट सामने आया है, उसको 1 रोटी दो। इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। मतलब जिसको कई सालों से जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसका अन्याय का भरण उसको देना, मतलब सामाजिक न्याय। फिर वो लड़का पूछता है कि सर लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कि एक को 4 रोटियां दे दो और एक को कुछ भी ना दो? तो फिर सर उसको हंसते हंसते बोलते हैं वो कि उसको कहते हैं मनुवादी न्याय। और हजारों साल से इस देश में यही चला कि सबका सब मेवा जो है एक ही वर्ग निकलता रहा और दूसरों को उसने कंगाल करके रखा था। तो आपको आज मैं समझता हूँ कि आज के इस जयंती के उपलक्ष्य में न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है और मनुवादी न्याय क्या होता है, ये 4 रोटियों के उदाहरण से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो हम जो लोग हैं हमने ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज क्या है, और फिर ये सामाजिक न्याय होने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आरक्षण का तत्व अंतर्भूत किया। और यह जो आरक्षण का तत्व है, और बाबा साहब इस दिशा में काम करते थे कि बाबा साहब ने कहा कि ना कि सिर्फ उद्योगों का पर जमीन का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और बाद में देश में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यहाँ तक कहा कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स है ये मॉडर्न टेम्पल्स है। तो फिर ये मॉडर्न टेम्पल्स अगर है तो आज हम देखते हैं कि सब पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं एक के बाद एक। ये कारण ये बताया जा रहा है कि ये फायदे में नहीं है, लेकिन अगर ये पब्लिक सेक्टर अगर कल बंद हो जाएंगे या इसका निजीकरण हो जाएगा तो हम SC ST OBC का जो एम्पावरमेंट है वो कहाँ से होगा? क्योंकि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये सिर्फ सरकारी क्षेत्र में लागू है, तो एम्पावरमेंट कैसा हुआ? यह बात बताई जाती है कि भाई निजी हाथों में अगर चले गए क्षेत्र तो उसमें प्रॉफिट होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि सरकार का कहना है कि भाई अगर अच्छे से व्यवस्थापन किया जाए तो प्रॉफिट होगा। तो फिर जो भी सरकारी क्षेत्र है उसका व्यवस्थापन अच्छा करने की जरूरी है, ना कि उसको बेचने की। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेच दे रहे हो तो आप उसके साथ इस देश के जो 85-90% जो लोग हैं उन लोगों का जो एक सामाजिक अधिकार है, उनका सामाजिक सक्षमीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रोक रहे हो।
प्रक्रिया जो बाबा साहब ने शुरू की थी, हमारे जो संविधानकर्ता थे जिन्होंने शुरू की थी, उस प्रक्रिया को आप रोक रहे हो। इसके लिए इस प्रक्रिया को मजबूत करना होगा, ना कि सिर्फ ये जो नौकरियां है इसको हम कहते हैं कि इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव विंग कहते हैं हम। फिर हमारा है लेजिस्लेटिव विंग, जिस लेजिस्लेटिव विंग में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। और तीसरा जो विंग है उसको कहते हैं हम जुडिशरी विंग, न्यायपालिका। तो आज न्यायपालिका में तो हमारा आरक्षण है ही नहीं, न्यायपालिका में तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि जब भी कोई इंटरव्यू पैनल बैठता है तो इंटरव्यू पैनल में एक SC/ST का प्रतिनिधि होता है, एक महिला प्रतिनिधि होती है, एक OBC का प्रतिनिधि होता है। OBC लोगों ने लड़ाई लड़ी तो अभी उनका भी प्रतिनिधि होता है। तो वो ये इंटरव्यू पैनल देखते हैं कि भाई जो लड़के हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि SC/ST OBC के जो लड़के हैं उनके साथ अन्याय हो। यह बात जो इंटरव्यू पैनल को लागू है वही बात तो भारतीय न्याय व्यवस्था को भी लागू होनी चाहिए कि भारत में जो भी निर्णय दिए जाते। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये मराठा आरक्षण के विषय को लेते समय ये कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही हो जाना चाहिए। महोदय न्यायाधीशों, आपको क्या लगता है इसके आधार पर निर्णय नहीं लेने हैं? आपको जिस कुर्सी पे बैठाया गया है वो कुर्सी पे फैक्ट्स क्या है इसके आधार पर निर्णय लेना है आपको। तो आपने ये फैक्ट्स क्या है, ये जो डेटा आपके पास है वो डेटा देखना चाहिए। आज आपने 1993 में OBC को 27% आरक्षण इंदिरा साहनी के केस में दिया, मगर आपने डेटा देखना चाहिए कि आज 93 के बाद इतने साल हो गए, 30 साल हो गया, ऑलमोस्ट 28-29 साल हो गए, मगर क्लास 1 में आज भी मात्र 12% OBC है, जबकि 27% का आरक्षण है। क्लास 2 में 13% OBC है, क्लास 3 में 23% है, क्लास 4 में 24% है। मतलब जो प्यून की जगह है वहां भी 27% OBC नहीं है। तो आपको यह जो आरक्षण है, ये आरक्षण कोई गरीबी हटाओ मुहिम के तहत नहीं है, यह सामाजिक सक्षमीकरण के लिए है कि देश बनाने की प्रक्रिया में देश के सभी जातीय समूह हैं वो शरीक हो और एक मजबूत देश बने। मगर उन्होंने कहा कि अभी लगता है शायद वक्त आ गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। बड़े हंसी वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बगैर डेटा देखे ये बात करते हैं। मगर अच्छा उन्होंने ये कहा लेकिन ये पॉलिसी मैटर है इसलिए ये बात जो है पार्लियामेंट करेंगे, ऐसा करके उन्होंने टाल भी दिया। मगर उनकी ये जो बात करना, ये उनकी मंशा या उनकी मानसिक दशा दर्शाती है कि वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये सामाजिक आरक्षण जो है वो ये समाज के सबलीकरण के लिए है। और इसके लिए मैं यह समय जब हम फुले साहब का और बाबा साहब का जयंती का विचारों का महोत्सव मना रहे हैं तो ये कहूँगा कि अभी जो तीसरा विंग है जो जुडिशरी, वहाँ भी हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वहाँ भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। और यह आरक्षण और फिर जो सरकार अगर निजी क्षेत्र का निजीकरण कर रही है तो सरकार अगर सार्वजनिक क्षेत्र ही बनाने चाहिए, या जो भी अभी आगे की सरकार है वो क्षेत्र ने जो भी निजी हुआ उसका सबका सार्वजनिक क्षेत्रीकरण कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार के हाथ में जब तक ये सब चीजें रहेंगे तो ही क्योंकि सिर्फ निजी क्षेत्र ये प्रॉफिट कमाने की बात कहते हैं। अब प्रॉफिट कमाने का कहते तो बसेस उसी रूट पे चलेंगी जिस रूट पे प्रॉफिट है। मगर आज गांव देहातों तक भी हमारी ST की बस क्यों जाती है? एक आदमी भी अगर वहां रहा, एयर इंडिया का विमान जो है वो मेघालय, शिलांग या गुवाहाटी तक जाता, कभी कभी एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, फिर भी वो जाता। क्यों जाता? क्योंकि वहाँ जो खेत खलियान में काम करने वाला जो हमारा किसान है, हमारा जो भारतीय नागरिक है, वो भला ही हवाई जहाज में आज बैठ नहीं सकता हो, मगर जब हवाई जहाज दिखता है एयर इंडिया का तो बोलता है कि मेरा भारत महान, मेरे भारत का दिल्ली का प्रतिनिधि आज मेरे जमीन पर लैंड हो रहा है। इससे एक नेशनल इंटीग्रिटी की भावना आती है, एक राष्ट्रीय एकात्मता की भावना आती है। लेकिन जब एक ही पैसेंजर जा रहा है भाई, तो प्राइवेट एयरलाइंस वाला क्यों लेके जाएगा अपना जहाज वहां? क्यों वो घाटे का काम करेगा? तो हर चीज को सिर्फ जो अभी जो चलन आया है कि पैसे के तहत देखना, पैसा
के देखना, ये हमें बंद करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि नॉट इन द कैश बट इन द काइंड। जो हमारी फिलॉसफी है, हमारा जो राष्ट्र दर्शन है, फुले साहब ने और बाबा साहब ने दिया हुआ ये जो राष्ट्र दर्शन है, वो राष्ट्र दर्शन ही इस देश को एक मजबूत पावर बना सकता है। वरना यह देश दो चार अमीर लोगों के तहत करोड़ों लोगों के लिए फिर से गुलामी वाला एक राष्ट्र बन जाएगा। इससे हमें बचना है तो हमें दूसरा कोई पर्याय नहीं है, हमें एक ही पर्याय है। हम फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का जो दर्शन है, जो दर्शन बाबा साहब ने भारतीय संविधान के तहत रखा है, उस संविधान के अनुसार अपना मार्गक्रमण करें, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि हम इस देश को एक महान देश बना सकेंगे और हम महासत्ता बनेंगे। इस उपलक्ष्य में आपने मेरी बात शांततापूर्वक सुनी, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।